अब हम देखेंगे द्वितीयक वृद्धि। मूल और तने की लंबाई में वृद्धि शीर्षस्थ विभजोतक की सहायता से होती है। इसको हम प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। परंतु कुछ द्विबीजपत्री पादप होते हैं, यानी अधिकांशतः द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के साथ साथ में उनकी मोटाई में भी वृद्धि होती है। जब उनकी मोटाई में वृद्धि होती है तो इसको हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि एक बीजपत्री के तने तथा मूल में नहीं होती। द्वितीयक वृद्धि केवल द्विबीजपत्री के मूल और तने में पाई जाती है। और द्वितीयक वृद्धि में भाग लेने वाले ऊतक 3 है: पार्श्वीय मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। तो 3 ऊतक है जो वृद्धि में भाग लेते हैं: पार्श्वीय मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। संवहन कैम्बियम क्या है ये देखते हैं हम। तो मेरिस्टेमी सतह है जो संवहन ऊतक, यानी मेरिस्टेमी सतह है जो संवहन ऊतक जाइलम और फ्लेम को काटती है। जाइलम और फ्लेम को काटने वाली मेरिस्टेम की संवहन ऊतक से हम संवहन कैम्बियम कहते हैं। सेसप तने में यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंड में होती है। यानी जो सेसप तना होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक सतह होती है और वो भी खंडित होती है, लगातार नहीं होती। बाद में यह एक संपूर्ण छल्ले के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो संपूर्ण छल्ले के रूप में परिवर्तित कैसे होती है? तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, यानी संवहन बंडलों के बीच में मध्यांश किरणें होती है, जिसको मज्जा किरणें कहते हैं। मज्जा यानी मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपूल के समीप होती है, ये मेरिस्टेमी हो जाती है और एक अंतरापूलीय कैम्बियम बनाती है और इस प्रकार कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बन जाता है। तो हम देखते हैं कि जो कैम्बियम होता है उसका लगातार शुरू में तो ये क्या होता है, अखंडित रहता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहता है। फिर बाद में जो मज्जा किरणों की कोशिकाएं होती है वे भी शामिल हो जाती है और शामिल होने से एक छल्ला बन जाता है, सतत छल्ला बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रारंभ में जो कैम्बियम होती है इसमें ये असतत है, अंतःपूलीय कैम्बियम। फिर बाद में जो फूलों के मध्य में जो मज्जा किरणें होती है वो भी क्या होती है, विभजोतकी हो जाती है और कैम्बियम के साथ में मिल जाती है और एक सतत वलय का निर्माण कर लेती है, जिसको हम कैम्बियम छल्ला कहते हैं। अब हम देखते हैं कैम्बियम छल्ले की क्रिया, यानी कैम्बियम छल्ला क्या कार्य करती है। तो जो कैम्बियम की कोशिकाएं विभाजित होकर के नई कोशिकाएं बनाती हैं और ये कोशिकाएं पित्त की ओर जो बनती हैं वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती है और बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करती है। कैम्बियम की प्राय भीतर की ओर की कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती हैं, जबकि बाहर की ओर इतनी सक्रिय नहीं होती। कैम्बियम की कोशिकाएं जो अंदर की ओर विभाजित होती है वो ज्यादा सक्रिय होती है और बाहर की ओर कम सक्रिय होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि द्वितीयक जाइलम अधिक बनने लगता है और द्वितीयक फ्लोएम कम मात्रा में बनने लगता है और द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक सघन पिंड बन जाता है और अंततः प्राथमिक तथा द्वितीयक फ्लोएम धीरे धीरे दब जाते हैं। क्योंकि द्वितीयक जाइलम अखंड रूप से बनते हैं, प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं। कुछ स्थानों पर कैम्बियम
पेरेनकाइमा की एक सक्रिय पट्टी बन जाती है और यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम में होकर हरी दिशा में जाती है और कुछ स्थानों पर कैम्बियम पेरेनकाइमा की एक सक्रिय पट्टी बन जाती है और यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम में होकर अरीय दिशा में जाती है और इससे द्वितीयक मज्जा किरणें, ये पट्टियां जाती है, इन पट्टियों को द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हम द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में, तो ये है कैम्बियम। ये जो दाने दाने से पड़े हुए काले काले से कैम्बियम है, इस कैम्बियम से बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनता है और अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम। और द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम में कैम्बियम की कुछ पेरेनकाइम कोशिकाएं सकड़ी पट्टियों का निर्माण करती हैं। ये सकड़ी पट्टी है और ये अरीय रूप में होती है द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम में। और इस सकड़ी पट्टियों को क्या कहते हैं? पेरेनकाइम कोशिकाएं बनी होती है, इनको हम द्वितीयक मज्जाकरण कहते हैं। तो ये छोटी छोटी डंडी दिखाई दे रही है, पट्टी दिखाई दे रखी है, इनको हम द्वितीयक मज्जाकरण कहते हैं। और जो लंबी यहाँ तक जाती है, ये प्राथमिक मज्जाकरण है। तो ये थे हमारे कैम्बियम छल्ले की क्रिया। अब हम देखते हैं बसंत दारू तथा शरद दारू क्या होती है। तो कैम्बियम की यानी कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती है। यानी कैम्बियम का नियंत्रण किससे होता है? शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु समान नहीं रहती। बसंत के मौसम में कैम्बियम सक्रिय होती है और अधिक संख्या में वाहिकाएं बनाती है, जिसकी गुहिका चौड़ी होती है। बसंत के मौसम में बनने वाली काष्ठ को बसंत दारू अथवा अग्र दारू कहते हैं। और सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होती है और सक्रिय वाहिकाएं बनती है। इस काष्ठ को हम शरद दारू अथवा पश्च दारू कहते हैं। तो बसंत दारू और शरद दारू का निर्माण किससे होता है? वाहिकाओं से होता है। तो वाहिकाएं बसंत दारू और शरद दारू का के लिए उत्तरदायी होती है। इसका निर्माण कैम्बियम से ही होता है, कैम्बियम की सक्रियता से होता है। बसंत दारू का रंग हल्का होता है और इसका घनत्व भी कम होता है। शरद दारू गहरे रंग की होती है और इसका घनत्व भी अधिक होता है। दो प्रकार के काष्ठ एकांतर संकेंद्रीय वलय के रूप में होते हैं। यानी दो प्रकार की काष्ठ एकांतर संकेंद्रीय वलय के रूप में होती है और जिन्हें वार्षिक वलय कहते हैं। इन वार्षिक वलयों को गिन करके हम वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। तो बसंत दारू के आधार पर हम वार्षिक वलयों का निर्माण बसंत दारू के आधार पर हम वार्षिक वलय बनती है और वार्षिक वलयों के आधार पर हम वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। अंतःकाष्ठ तथा शरद दारू क्या होती है? लंबी आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग, विशेष रूप से तने का केंद्रीय भाग सबसे भीतरी भाग काले भूरे रंग का होता है और इसे अंतःकाष्ठ अथवा कठोर दारू कहते हैं। अंतःकाष्ठ में बहुत से कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे टैनिन, रेनिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ तथा आवश्यक तेल होते हैं। ये पदार्थ अंतःकाष्ठ को कठोर तथा चिरस्थायी बनाते हैं और लकड़ी को सूक्ष्म जीवियों तथा कीड़ों से भी बचाते हैं।
इस क्षेत्र में मृत तत्व होते हैं जिनकी भित्ति बहुत ही लिग्निन होती है। इसे हृदय दारू कहते हैं। अंतःकाष्ठ पानी का संवहन नहीं करती, यह केवल तने को यांत्रिक सहारा देती है। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को रसदारू कहते हैं। द्वितीयक जाइलम जो परिधि क्षेत्र में होता है उसको हम रसदारू कहते हैं, जो हल्के रंग का होता है और जिसमें सजीव पेरेनकाइम कोशिकाएं होती है। मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है रसदारू। तो ये थी हमारी रसदारू और अंतःकाष्ठ। अब हम देखते हैं दूसरा कैम्बियम है कार्क कैम्बियम। जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों बाहरी बलकुट तथा वहां त्वचा की सतहें टूट जाती है और उन्हें नई संरक्षित कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक दूसरे मेरिस्टेमी ऊतक तैयार हो जाता है, जिसे हम कार्क कैम्बियम में कागजन कहते हैं। इसकी उत्पत्ति प्राय बलकुट क्षेत्र में विकसित होती है। तो एक कार्क कैम्बियम है, इसकी उत्पत्ति बलकुट क्षेत्र में होती है। कार्क कैम्बियम कुछ सतही मोटी और सकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिकाओं की बनी होती है। तो कार्क कैम्बियम में कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? आयताकार कोशिकाएं होती है। कागजन दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है, यानी कागजन दोनों तरफ कोशिकाएं बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाएं कार्क अथवा काग में बढ़ जाती है और अंदर की ओर की कोशिकाएं द्वितीयक बलकुट या काग स्तर में विभेदित हो जाती है। कार्क में पानी प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोशिकाओं की भित्ति पर सुबेरिन का जमाव हो जाता है। द्वितीयक बलकुट की कोशिकाएं पेरेनकाइमी होती है। कागजन, काग और काग स्तर तीनों मिलकर के परिसरम बनाते हैं। कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण बलकुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है और अंततः ये परतें मृत हो जाती है। अब हम देखते हैं छाल बल्क। तो छाल बल्क एक गैर तकनीकी शब्द है जो वाहिका कैम्बियम से बाहर तक के ऊतकों को संदर्भित करता है। यानी छाल में क्या आते हैं? वाहिका कैम्बियम। तो वाहिका कैम्बियम अंतःपूलीय कैम्बियम होता है। तो इससे बाहर के जितने भी ऊतक आते हैं वो सब छाल बल्क में आते हैं। अंततः इसमें द्वितीयक फ्लोएम को भी शामिल किया गया है। तो द्वितीयक फ्लोएम सहित बाहर की ओर जितने भी क्षेत्र है वो सब छाल में आते हैं। अब मौसम की शुरुआत में जो छाल बनती है उसे हम प्रारंभिक या कोमल छाल कहते हैं और मौसम के अंत में बनने वाली छाल को पश्च या कठोर छाल कहते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं ये कार्क कैम्बियम है, आयताकार कोशिकाएं हैं, बाहर की ओर निर्माण करती है ये कार्क का और अंदर की ओर द्वितीयक बलकुट का निर्माण करती है। और ये छाल है जो बाहर से हमें दिखाई देती है, छाल बल्क। तो छाल बल्क में द्वितीयक फ्लोएम सहित बाहर का सभी क्षेत्र आता है, सभी ऊतक आते हैं। अब हम देखते हैं बात रंध्र का निर्माण कैसे होता है। यानी कुछ क्षेत्रों में कागजन कार्क कोशिकाओं के बजाय यानी कागजन कार्क कोशिकाओं के स्थान पर बाहर की ओर पेरेनकाइमी कोशिकाएं बना देता है और ये पेरेनकाइमी कोशिकाएं बाह्य त्वचा पर फट जाती है और एक लेंस के आकार के छिद्र बनाती है।
लेंस के आकार के छिद्र बनाती है जिसे हम बातरंध्र कहते हैं। और ये बातरंध्र वायुमंडल की वायु तथा तने की भीतरी ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं और ये अधिकांशतः काष्ठीय वृक्षों में पाए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि यहाँ जो पैरेनकाइमी सेल्स का निर्माण करते हैं और ये सेल्स क्या करते हैं, बाह्य त्वचा को फाड़ देते हैं, दबाव पड़ता है और जिससे हम बातरंध्र बन जाते हैं लेंस के आकार के। अब देखते हैं मूल में द्वितीयक वृद्धि। द्विबीजपत्री मूल में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक होता है और इसकी उत्पत्ति फ्लोएम मंडल के तुरंत नीचे, यानी फ्लोएम मंडल के तुरंत नीचे होती है। और इसकी उत्पत्ति किस से होती है, परिरंभ ऊतक, यानी परिरंभ का ऊतक है इसके कुछ भाग से तथा प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतक से उत्पन्न होती है। यानी परिरंभ का कुछ हिस्सा भाग लेता है और प्रोटोजाइलम के ऊपर का ऊतक भाग लेता है। यानी दो ऊतक मिलकर के संवहन यानी कैम्बियम का निर्माण करते हैं और एक अखंड लहरदार छल्ला बनाते हैं। यह बाद में वृत्ताकार बन जाता है और एक बीजपत्री के मूल में वृद्धि नहीं होती, द्विबीजपत्री के मूल में वृद्धि होती है, द्वितीयक वृद्धि। और ये वृद्धि ठीक वैसी होती है जैसे कि द्विबीजपत्री के तने में होती है। और इसमें जो आगे की घटनाएं हैं वो द्विबीजपत्री तने की तरह ही होती है। तो द्विबीजपत्री तने में क्या होता है, बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम और अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं द्विबीजपत्री की मूल में, तो द्विबीजपत्री की मूल में जो 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 जाइलम होता है वो मेटाजाइलम, यानी कि इसमें जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर की ओर होता है और मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। और इसमें जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो ठीक उसी तरह से होती है जैसे तने में होती है। ये द्वितीयक फ्लोएम बन जाता है और ये द्वितीयक जाइलम बन जाता है और ये द्वितीयक किरणें होती है, मज्जा किरणें, और ये प्राथमिक मज्जा किरणें होती है। तो ये द्विबीजपत्री मूल की अनुप्रस्थ काट का चित्र है।